आइए आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन लाइनर के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ था उसे मिनी संविधान यानी जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका वजह यह है कि इसमें जो है बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए, जिस वजह से एक जो है आपका संविधान का जो रूप है उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। ठीक, कुछ चीज़ों को हटाया गया, कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया। तो इतने सारे चेंजेज होने के कारण ही इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 का था। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार जो है संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इससे हम लोग नोट करेंगे कि पहली चीज़ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था ये 1973 का था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसे माइंड में रखेंगे। और इसमें अगर पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी सदस्यीय संविधान पीठ थी, वो 13 सदस्यीय थी। ठीक है, और अब यहाँ हम लोग देखते हैं मूलभूत संरचना। संविधान की मूलभूत संरचना है, जिसे इंग्लिश में आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो अब है कि मूलभूत संरचना में आता क्या क्या है, तो ये संविधान में दी नहीं गई है। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो है कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हुई है कि ये आपका जो है मूलभूत संरचना में आता है। तो इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को वन लाइनर के रूप में ही रखेंगे, ताकि एग्जाम के लिए जो हम लोग क्विक रिवीजन कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए, यह जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, अब इसमें जो है एक प्रस्तावना, ठीक, प्रियम्बल, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। ठीक, तो स्टार्ट में जो है आपकी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो है आपका 470 के आसपास है और अनुसूची 12 है। ठीक, अब जो है केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान, यानी कि सेंटर और स्टेट के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब है संविधान के विभिन्न स्रोत। ठीक है, इस हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी, यानी 1947 में जब संविधान हमारा बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उस टाइम विश्व के बहुत सारे देश में जो है संविधान बन चुका था। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने खुद से ऐड की, और बाकी में जो है पूरा विश्व का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, यानी दूध का जैसे होता है क्रीम, तो जो जो विश्व के अलग अलग देश के संविधान का क्रीम था वो हम लोगों ने खुद के संविधान में ऐड कर लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अगर खुद से जो लिया है तो वो आपका भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, इससे ऑलमोस्ट 2/3 जो है संविधान का लिया गया है। यानी हमारा जो संविधान बना है उसका 2/3 हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो आपका संघीय तंत्र जो है ये है राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये हम लोगों ने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फिर हम लोग देखते हैं ब्रिटेन का संविधान, इससे हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो आपका जो संसदीय सरकार पद्धति ये ब्रिटेन संविधान से लिया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, ठीक है, अब मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, और आपका जो है द्विसदनीय प्रणाली, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और रीट जारी करने का अधिकार, टोटल 5 रीट हैं। ठीक, आर्टिकल 32 के तहत जो है इसे आपका जो है सुप्रीम कोर्ट लागू करती है, और 226 के तहत जो है
आपका क्या कहते हैं उसे, हाई कोर्ट लागू करती है इसे। ठीक है। अब यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ठीक, मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार कहते हैं, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका आपका जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग होगी। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये आपका जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम लोग बात करें आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड भी यूरोप का एक हिस्सा है, जो आपको ब्रिटेन के बगल में एक देश है, तो हम लोग कह सकते हैं ब्रिटेन का पड़ोसी देश है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य का नामांकन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार, ये हम लोगों ने जो है कनाडा के संविधान से लिया है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन अभी के लिए वन लाइनर के रूप में ये काफ़ी है। तो इसे आप लोग माइंड में भी रखेंगे और नोट बना लेंगे, ताकि जो है एग्जाम से पहले रिवीजन में आसानी हो। ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है। संवर्ती सूची ली है और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कुछ और भी चीज़ें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, क्योंकि अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कि अभी हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बस बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक बेस बनाने के काम में आ जाए, बाकी तो एड ऑन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे हम लोगों ने लिया है आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होते हैं ये। ठीक है। अब यूएसएसआर का संविधान, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रसिया, यानी रूस, जो पहले रूस इसका भाग था यूएसएसआर का, फिर बाद में ये जो है 15 राज्यों में टूट गया। तो अभी का रूस जो है उसे यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है। तो यानी अगर ये भी है कि रूस के संविधान से क्या लिया है, तो हम लोग यूएसएसआर से जो लिया उसे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य और यानी स्टार्ट से करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में जो है न्याय का आदर्श, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना जब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल के वीडियो में, तो वहाँ वो हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श इनको लिया है। ठीक है। अब है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368 जो है वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, ये हम लोगों ने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगर राज्यसभा में नॉमिनेशन की जाती है सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, तो वो हम लोगों ने ली है आयरलैंड से, और चुनाव की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से। ठीक है। अब जापान का संविधान डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखते हैं जापान के संविधान से हमने ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। संविधान का जो है संरचनात्मक भाग, ये हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जैसे कि पहले भी बताया गया कि संविधान का 2/3 हिस्सा इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। तो संविधान का दार्शनिक भाग यानी फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, ये यूएसए का संविधान और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए और डीपीएसपी आयरलैंड का संविधान। ठीक है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कुछ और अगर विशेषता की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। न ही ये ज़्यादा कठोर है
नहीं ये पूरी तरह से लचीला है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, वो एक तरह से रिजिड है, उसे चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो वो संविधान ही ओरल है, यानी वो लिखा ही नहीं गया है, तो उसे जो है खुद के अकॉर्डिंग वो चेंज किया जा सकता है। तो भारत का संविधान जो है इन दोनों के बीच में आता है। कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ही रिजिड है, मतलब जो बहुत ही मुश्किल है चेंज करना, और कुछ है कि लचीला है, जिसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये एकात्मकता की ओर, यानी जो है यूनिटरी जो है शासन, उसकी ओर जो संघीय व्यवस्था जो की हुई है, तो भारत का ये आपका लिया गया है, आपका ये सॉरी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो भी है, और साथ में संघीय व्यवस्था भी है, यानी यूनिटरी जो है और फेडरल, ठीक है। फेडरल शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका में है, अमेरिका अभी 50 राज्यों का संघ है, स्टार्ट में वो 13 राज्यों का संघ था जब बना था। तो राज्य जो है तो उसको अपना पावर है, यानी कि वो राज्य के जुड़ने से अमेरिका देश बना है। और इंडिया में है कि इंडिया एक देश है, और यहाँ जो राज्य हैं वो आपका जो है बस शासन चलाने की जो है सहूलियत की वजह से उन्हें अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, ठीक है। और वक्त आने पे जो है इंडिया एज ए होल सिर्फ इंडिया है। स्टेट अगर इंडिया से अलग होना चाहे तो उसे वो पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये पावर है स्टेट को, क्योंकि अमेरिका में है कि राज्य हैं इसलिए देश है, राज्य की मर्जी से देश है। और भारत में कि बस शासन चलाने के लिए ही राज्य है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें होता है 2 सरकार की व्यवस्था, जैसे अमेरिका में है, राज्य में भी और केंद्र में भी, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। और है लिखित संविधान, ठीक है, संविधान जो भी होगा रिटर्न होगा। और द्विसदन प्रणाली, यानी इंडिया के हिसाब से देखें लोकसभा और राज्यसभा, और जनरली इसे कहा जाता है लोअर हाउस और अपर हाउस, निचला सदन और ऊपरी सदन, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता। अब आइए देखते हैं अगर यूनिटरी प्रणाली, एकात्मक प्रणाली की विशेषता, तो उसमें देखते हैं मजबूत केंद्र, एकल संविधान, यानी केंद्र और राज्य के लिए की संविधान जो भारत में है, एकल नागरिकता जो कि भारत में है, एकीकृत न्यायपालिका जो कि भारत में है, अखिल भारतीय सेवाएं ये भी हैं, और आपातकालीन प्रावधान इत्यादि, ठीक है। अब देखिए शासन की संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये हमने जो है अमेरिका की अध्यक्ष ये प्रणाली, यानी प्रेसिडेंशियल, अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो नहीं लेने की बजाय ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसे जो है प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था की, शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है, और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और यही अगर अध्यक्षीय प्रणाली होती है जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ जो है जो वहाँ है जो भी है राष्ट्रपति ही है। और इंडिया में तो आप जान ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बस नॉमिनल हेड है, असली जो भी होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट ही रूल करता है, ठीक है। और बहुमत पार्टी का शासन, ठीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, प्रधानमंत्री केंद्र में, मुख्यमंत्री राज्य में, विधायिका में मंत्रियों के सदस्यता, ये भी लोकसभा का भी गठन, ये भी आपका जो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, ठीक। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी ये कोऑर्डिनेशन है, यानी कि संसदीय संप्रभुता यानी कि संसद जो है पार्लियामेंट वो सॉवरेन है, सबसे ऊपर है, और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब न्यायालय जो है वो सबसे बड़ा है। इस दोनों के बीच में समन्वय, यानी भारत का संविधान ऐसा है जहाँ की ये क्लियर स्टेट किया नहीं गया है कि पार्लियामेंट और जो है कोर्ट में बड़ा कौन है, क्योंकि आपका जो है जुडिशियल सिस्टम जो है यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो वो भी अपने आप में सर्वोच्च माना जाता है। और संसद क्योंकि ये कानून बनाती है, तो ये भी अपने आप में जो है खुद को सबसे ऊंची मानती है। तो इन दोनों में
कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमेशा हित का टकराव होते रहेगा, जो हमेशा देखने भी मिलता है हमें। तो अब देखते हैं, संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है, ठीक है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिकी प्रणाली से जुड़ा है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। भारत संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट देश की एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर है। उसके बाद जो है ये आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद स्टेट के जो है हाई कोर्ट, ठीक है, और उसके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय और निचली अदालत है, ठीक, जैसे जिला अदालत, ठीक। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपील नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटर, संविधान का संरक्षक है, ठीक है। आपको ये जो तीनों डार्क किया हुआ स्टेटमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम ये पूछा जाता है और पिछले 20 से 30 साल में पूछा ही गया है, रिपीटेड क्वेश्चन में ये आता है, तो इसे नोटिस करेंगे। और आइए आगे देखते हैं, मूल अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है 6 मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो इसे हम लोग बाद में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस इसे माइंड में रखेंगे। तो पहला आपका समता का अधिकार 14 से 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, ठीक है। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश देता है, ठीक है। न्यायालय कई प्रकार के आदेश जारी करते हैं, जिसे आदेश या रीट कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये आगे देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक DPSP, ठीक है, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं आगे। मिनर्वा, ये जो है आपका है कि जो है वाद योग्य नहीं है, यानी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका तात्पर्य ये है कि DPSP संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जैसे है, तो उसका अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर DPSP में कुछ चीज़ मेंशन है और उसे लागू नहीं किया गया है तो आप उसे लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो जो है लागू कराने के लिए सरकार को आदेश दे सके, जैसे फंडामेंटल राइट के जो है लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसे देखेंगे, मिनर्वा मिल केस 1980 जो था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की स्थापना मौलिक अधिकार और DPSP संतुलन की आधारशिला पर रखी गई है, ठीक है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसे जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बेसिकली जो है 10 जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद एक और कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन से जो है जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। यानी धर्मनिरपेक्ष संविधान का मतलब है कि भारत का संविधान जो है किसी धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं देती है, इसके लिए सभी धर्म समान हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसे कहा जाता है। तो स्टार्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम था जो है 21 वर्ष और इससे ऊपर ये जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को जो है मत देने का अधिकार होगा। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने जो है 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा इसे घटाकर जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया, जो कि अभी भी व्याप्त है, ठीक है। तो एकल नागरिकता, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। तो स्वतंत्र निकाय, तो कुछ जो है
स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है। इसे चुनाव आयोग, नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ताकि जो भारत में जो है एग्जीक्यूशन जो है लॉ का और मतलब रूल ऑफ लॉ बना रहे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आइए अब जो है आपातकालीन प्रावधान, ये जो है अनुच्छेद एक्चुअली 3 आपातकाल भारत में है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और ये वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो लगता है वो अभी तक 3 बार लगी है। पहला बार 1962 में लगी है। ठीक है, 1962 में चीन वार के बाद लगी थी। ठीक है, उसके बाद आपका जो 1965 में है, और आई थिंक नॉट श्योर 3 बार लगी है, तीसरा बार मुझे याद है नहीं। तो क्लियर बोल देना, ठीक है, नहीं याद नहीं है, अभी आपकी तरह ही हूँ। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अगर किसी स्टेट में जो है और स्टेट का रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये तो अनेकों बार लगी है, इसकी तो गिनती ही नहीं है। और ये जो है आपको वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत यह है कि अगर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसमें इसे लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति 1991 में आई थी जब वित्तीय आपातकाल लगाई जाने वाली थी, लेकिन जो है वो लगी नहीं। तो इस तरह से अभी देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी लगी नहीं है, और भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि नहीं लगी, और कभी नहीं लगे तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अभी आप श्रीलंका का कंडीशन देख सकते हैं, तो अब देख सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसी भी देश की क्या हालत होती है। ठीक है, अब आपातकाल के दौरान जो है संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है, यानी यहाँ ये आपका जो है यूनिटरी हो जाती है फेडरल की जगह पे। ठीक है, संघीय की जगह पे एकात्मक हो जाती है। त्रिस्तरीय सरकार जो है ये आपको पंचायती राज्य और नगर निकाय से संबंधित है। देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया था। इसमें त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। यानी भारत जो है यूनिक है, पहला संविधान है जहाँ इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है पंचायत को मान्यता देने के लिए। और इसी तरह जो है आपका 74वां संविधान संशोधन जो है, हर संविधान में एक नया पार्ट जो है 9A जोड़ा गया और नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई है, जो नगर पालिकाओं जो है शहरी स्थानीय निकायों को मान्यता दी गई है। यानी जो है आपका 73वां जो है पंचायत वो ग्राम स्तर पे है, और जो आपका नगर पालिका जो है वो शहरी स्तर पे है। ठीक है, और सहकारी समितियाँ, इसे जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसे सहकारी समिति बनाने के लिए मूल अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत, और DPSP में जो है 43B में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया है, ठीक, जिसका नाम जो है सहकारी समितियाँ हैं। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद है 243 का ZS से 243 का ZT तक। और जब भारत संविधान, आइए अब हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ देखते हैं। स्टार्ट में जो है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, जो अभी बढ़कर 12 हो गई हैं। तो लोग डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची में जो है राज्य के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, और उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वेतन भत्ते और पेंशन। अब है कि किसका वेतन भत्ता और पेंशन, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और राज्यसभा और विधान परिषद जो है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो इसमें जो है
शपथ और जो है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए किसका, विभिन्न पदाधिकारी जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत की कैग, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार और राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है, इनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, और ये देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। ठीक है, राज्य और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश से जो है राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है इसमें। छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, इसे याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और सातवीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बंटवारे का विवरण है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आठवीं में जो है ये जो है आपका आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, जो अभी वर्तमान में 22 है, स्टार्ट में 14 थी। ठीक है, मूल रूप से 14 भाषाएं। अब आइए देखते हैं नौवीं अनुसूची, ये जो है आपका राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया इसमें, और यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, बेसिकली 8 थी। तो 10वीं जो है दल बदल से संबंधित ये प्रावधानों का उल्लेख है, ये जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, 12वीं जो है आपका नगर पालिका यानी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, इसे जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। थैंक यू, दैट्स इट।